नमस्कार साथियों, कैसे हो सारे के सारे लोग। आई होप सारे के सारे विद्यार्थीगण एकदम मस्त होंगे। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी क्योंकि एग्जाम का समय थोड़ा ही है। तो आपको जिस क्लास का बेसब्री से इंतजार था वो क्लास आज आ ही गई है कि सर आप लोग कब हम लोगों को आरएन स्टाइल के बारे में बता रहे थे। तो आज वो क्लास आ रही है जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। तो आज वाली क्लास में विद्यार्थीगणों हम लोग सीखेंगे कि एग्जाम हॉल में प्रत्येक क्वेश्चन को एक आरएन स्टाइल के साथ में कैसे सोल्व करें ताकि उसकी जो एक्यूरेसी वो 100% है और क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना। आज हम लोग देखते हैं बहुत अच्छे से। आज सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं। जितने भी आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की थ्योरी क्लासेस हुई हैं उन थ्योरी क्लासेस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे अपन लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। और आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट मेथड के साथ में बताया जाएगा। साथ में कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जितनी भी सारी सुंदर सुंदर टर्मिनोलॉजी है उनका अपन लोग कैसे उनकी डेफिनेशन अच्छे से याद करें। सर याद करने के याद तो सर हो जाता है लेकिन सर इस्तेमाल करना नहीं आता कि डेफिनेशन को कैसे अप्लाई करते हैं। वो सारी जितनी सारी क्यूरीज आपके मन में हमेशा से रही है आज वो सारी की सारी इस वीडियो को देखने के बाद में दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग उसको किस प्रकार से अटेम्प्ट करें। सबसे पहले विद्यार्थीगणों जैसे आप लोग किसी क्वेश्चन को पढ़ते हो पढ़ते ही आपके मन में या फिर एक आपके हार्ट से एक अच्छे से आवाज आती है कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है मैं इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लूंगा। लेकिन सर फिर भी कहीं ना कहीं सर गलती हो जाती है। और आपको पता है मैथमेटिक्स में उस गलती को क्या कहते हैं नहीं पता ना। उसको बोलते हैं अरे यार मिस्टेक। कौन सी मिस्टेक। अरे यार मिस्टेक। सर ये कौन सी मिस्टेक है मान लीजिए इस टाइप से मिस्टेक है कि आप लोग है ना आपको पता है प्रत्येक विद्यार्थी को आता है कि सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन आ गया एक्स के रेस्पेक्ट में मान लीजिए कि सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन आ गया। अब कोई विद्यार्थी इसको करता है सर कोस एक्स। अरे यार सर एक्चुअली में होता तो सर माइनस कोस एक्स है क्या सच में सर माइनस कोस एक्स होता है। थोड़ा देख लीजिए कि हमें पता है कि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस कोस एक्स हो जाएगा। आता सबको है लेकिन कई विद्यार्थी सारे नहीं कई विद्यार्थी थोड़ी सी जल्दीबाजी के चक्कर में इसको कोस एक्स कर देते हैं। और पक्का से पेपर सेटर को पता है कि कहीं न कहीं ये ऑप्शन भी सेट किया जाए। ऐसा आपके साथ होता है। अब हुआ क्या कि सर क्वेश्चन आ रहा था हमने इस क्वेश्चन को सीखने के लिए सर मेहनत भी की। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक विद्यार्थी को इसका इंटीग्रेशन आता है। कहीं ना कहीं आपने 12th में इसको बहुत अच्छे से सीखा है प्रैक्टिस की है इस तरीके से ये फॉर्मूला याद हुआ है और आपके प्रैक्टिस में ये आया है। लेकिन इतना समय देने के बावजूद सर हम लोग एग्जाम टाइम में इसी का आंसर सर कोष्ठक दे के आ रहे हैं। तो आपसे गलती हुई और वो गलती है विद्यार्थी गणों अरे यार मिस्टेक। वो बड़ी गलती नहीं है सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं आपका ध्यान किसी अलग टाइप में है आपका पूरा फोकस उस क्वेश्चन पे नहीं है इसलिए वो आपसे मिस्टेक हो रही है। तो सर इस प्रकार की जितनी भी सारे मिस्टेक्स है उनसे किस प्रकार से बचा जाए। तो आज अपन लोग वन बाई वन इन चीजों का तो डिस्कशन करेंगे साथ में मैं आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा वहां आपको कैसे बचना है। तो इसलिए ये वीडियो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जो विद्यार्थी आरपीसी ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं आगामी आने वाली वैकेंसी में आपका चयन यदि आप चाह रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैंने एक मिस्टेक बता दी कि सर ये एक अरे यार मिस्टेक है। इसको किस तरीके से बचना है। इसको बचने का सबसे इंपॉर्टेंट उपाय यही है कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चंस को पढ़िए पढ़ते ही आपके मन में विचार आएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन हमसे हो रहा है। जैसे ही क्वेश्चन हो रहा है तो आप पूरा फोकस अपनी कैलकुलेशन पे लगाइए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। यदि प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई है आपकी एग्जाम से पहले एग्जाम वाले दिन नहीं एग्जाम से पहले तो ये जितने भी सारी अरे यार मिस्टेक है या इसका एक सॉल्यूशन और है। यदि आपने बार बार टेस्ट दिए सिर्फ एक बार टेस्ट देने से नहीं आपने किसी भी संस्थान से आप टेस्ट से जुड़िए। मैं नहीं चाहता कि मेरी संस्थान से जुड़िए आप किसी भी संस्थान से जुड़े होंगे जिस भी संस्थान से आप लोग अपने टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं बार बार उसको टेस्ट दीजिए और इस अरे यार मिस्टेक को पहचानिए और इसको दूर करने का प्रयास कीजिए। सर ठीक है सर अरे यार मिस्टेक आज के बाद में नहीं होगी पक्का से नहीं होगी।
दूसरी बात सर, इसके नुकसान क्या है सर? होती रहती है एक दो क्वेश्चंस में, क्या तकलीफ है सर, सबकी होती है, तो हमारी भी हो जाएगी सर, डोंट वरी। हमें ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, लेकिन टेंशन लेनी है। क्यों लेनी है? देखना, एक क्वेश्चन जो आपको वो क्वेश्चन आता है और सच में वो एग्जाम में वो क्वेश्चन गलत होता है, तो उसके नुकसान देखना। देखना क्या हुआ, सबसे पहले मान लीजिए आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो आ रहा है, सबसे पहले देख लीजिए कि ये आ रहा है, और आते हुए आपने इस क्वेश्चन को, आपने आपसे कोई भी मिस्टेक है, कोई भी मिस्टेक, चाहे वो अरे यार मिस्टेक हो, या फिर अरे यार मिस्टेक ही मान लो, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, बाकी कॉन्सेप्ट आपके ठीक है, उसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया। अब देखते हैं क्या क्या नुकसान हुआ। एक तो मान लीजिए एक स्टूडेंट जिसका सही हुआ है, एक वो स्टूडेंट कंसिडर कीजिए जिसका ये क्वेश्चन गलत हुआ है, उसके बाद में दोनों का अपन लोग इवेल्युएशन करते हैं कि देखना क्या रिजल्ट आता है। मान लीजिए ये ए स्टूडेंट है, इसका आंसर करेक्ट हुआ है, तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? सर सीधी सी बात है, यदि इस विद्यार्थी का ये क्वेश्चन करेक्ट हुआ है तो सर इसको +2 मार्क्स मिलेंगे। +2 का होता है अपने यहाँ पे ग्रेड फर्स्ट और सेकंड। और असिस्टेंट प्रोफेसर में यदि वो सही हो रहा है वो क्वेश्चन, तो सर 1/2 हो गया। ठीक है साहब। इस विद्यार्थी बी विद्यार्थी का यदि वो क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो सर 2 मार्क्स तो नहीं, सर इसको 1/3, 1/3 मतलब 2/3, और वो भी कैसे? नेगेटिव। ठीक है सर, 2/3, 2/3 यहाँ पे मार्क्स आ जाएंगे। ये मार्क्स इसको मिलेंगे लगभग लगभग 0.666 ऐसे, वो भी नेगेटिव में, इसको इतने मार्क्स मिले। ठीक है सर, ग्रेड फर्स्ट और सेकंड में सेम, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी उसको कहीं ना कहीं सर नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, प्रत्येक विद्यार्थी सिर्फ यही सोचता है कि यार अगले वाले को तो +2 मिले और हमें जिसने गलत किया उसको -0.66 मार्क्स मिले। वो उतना ही सोच के टेस्ट सीरीज में और आगे बढ़ जाता है। आपको उतना नहीं सोचना है, देखना आगे क्या होता है। क्या आपने इस क्वेश्चन को, जो ए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर रहा है, क्या उसको समय लगा? सर जाहिर सी बात है कि समय तो लगेगा। क्या आपको भी समय लेगा? सर जाहिर सी बात है, किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो किसी को 1.5 मिनट लग जाता है, किसी को 1 मिनट हो सकता है, कई कई विद्यार्थी 3 मिनट तक ले जाते हैं। वो तो गलत है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए गलत है जो किसी क्वेश्चन को 3 मिनट से एग्जाम टाइम में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को देते हैं, वो ऑटोमेटिकली एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। सर बात तो सही है, इन दोनों को समय लगा। ठीक है सर, समय लगा, इसने समय का फायदा उठाया और पॉजिटिव मार्क्स मिले, इसके नेगेटिव नंबर भी मिले, साथ में सर इसका समय भी गया, साथ में सर इसका समय भी गया। ये समय, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में सर जितना समय इसको लगा है, यदि वो ही समय उसको आगामी ही क्वेश्चन को मिलता, यानी ये तो पता ही है अपन को मैथमेटिक्स में कि सर 150 क्वेश्चन आते हैं, तो 150 के 150 सर पूरे एग्जाम हॉल में 3 घंटे में सर कंप्लीट नहीं होते। ये हर एक स्टूडेंट इस चीज को मानता है, और पढ़ाने वाला टीचर भी इस चीज को मानता है। एक अच्छा शिक्षक मैथमेटिक्स में आपको कभी ऐसे नहीं बोलेगा कि आपको 150 में से 150 करने ही पड़ेंगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, कभी नहीं बोलने वाला। एक अच्छा शिक्षक ये राह आपको कभी नहीं देगा। डन। तो सर क्या हुआ, इसका मतलब सर हर एक स्टूडेंट से 150 क्वेश्चन नहीं होते हैं। हो सकता है एक आधा स्टूडेंट जो बड़ा जीनियस हो वो अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन 100% एक्यूरेसी उसके भी खाते में नहीं जाएगी। मामला डन। ठीक है सर, तो क्या हुआ, इसका समय भी गया, इसका सर समय भी गया, और उसे सर नेगेटिव नंबर भी मिले। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कोई बात नहीं हो सकती। दूसरी बात, इतना ही नहीं सर, और बताओ सर क्या हुआ, दूसरी बात सुनना। मान लीजिए आपने क्वेश्चन को देखा, देखते ही आपके मन में विचार आया कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, उसके बावजूद ये गलत हुआ है। वो क्वेश्चन आप कर रहे हैं जिसको पढ़ते ही आपके मन में विचार आया कि मैं नहीं कर सकता, और उसके उसके बाद में उस क्वेश्चन को आप लगे हुए हो, कुछ कुछ जोड़ रहे हो, कुछ घटा रहे हो, यार मैं ट्राई करता हूं, तो वो तो आउट ऑफ एग्जाम वहीं पे बाहर है। वो स्टूडेंट जिसको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, के बाजी लगा रहा है, वो स्टूडेंट कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता। ये 100% गारंटी। यदि वो प्रत्येक क्वेश्चन के साथ ऐसे हरकतें करेगा तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता। कि सर सीधा सीधा कहने का मतलब है कि अपन को एग्जाम टाइम में उन्हीं क्वेश्चंस को समय देना चाहिए जिसको पढ़ते ही एक अंदर से एक अच्छी सी आवाज है कि यार मैं कर सकता हूँ। पहली बात। अब ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट ने पहले वाले क्वेश्चन को पढ़ा, और दोनों के अंदर से एक आवाज आ रही है कि मैं कर सकता हूं, तो विद्यार्थी गणों वो तभी कर रहा है
कि उसने पहले उस टॉपिक को बहुत अच्छे से दिया है, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने अपना समय दिया है, कॉन्सेप्ट पढ़ी है, एक अच्छे शिक्षक के मार्गदर्शन में उन्होंने उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मेहनत की है। वो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आया होगा, यानी वो पहले उसने जितना समय दिया है, समय देने के पश्चात में उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये मन में विचार आएगा कि मैं अभी इस क्वेश्चन को पढ़ सकता हूं, मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं, सोल्व कर सकता हूं। अब मान लीजिए वो क्वेश्चन सोल्व कर रहा है और अरे यार मिस्टेक हो रही है और उसका क्वेश्चन गलत जा रहा है, तो सर क्या नुकसान हुआ? 1 नंबर नुकसान, नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। 2 नंबर नुकसान, एग्जाम में एग्जाम में जो 3 घंटे फर्स्ट ग्रेड, 2.5 घंटे सेकंड ग्रेड, 3 घंटे असिस्टेंट प्रोफेसर में मिल रहे हैं, उन 3 घंटे 2.5 घंटे में आपका समय जा रहा है। 2 नुकसान। तीसरा नुकसान, आपने जो पहले समय दिया है उस समय का एग्जाम में आपने अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, वो काम ही नहीं है। एक वो विद्यार्थी जिसने उस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं एग्जाम से पहले, उसका तो ऑलरेडी गलत है ही है, आपने पढ़ा भी उसके बावजूद भी गलत है। इसका मतलब तीसरा नुकसान कि आपने उस टॉपिक को जो पहले समय दिया था, उस समय का हमें कोई फायदा ही नहीं मिला, एग्जाम के पर्पज से तो कोई फायदा नहीं मिला। नहीं मिला ना, इसका मतलब तो उस टॉपिक को आप छोड़ ही देते। यदि आप उस टॉपिक को पढ़ के एग्जाम में गलत कर रहे हो, अरे यार मिस्टेक की वजह से, जल्दीबाजी से, घबराहट से, जो आपके अंदर जो भय है मैथमेटिक्स के प्रति, उससे कोई भी कारण हो सकता है, किसी स्टूडेंट के अलग कारण हो सकते हैं, हर एक स्टूडेंट का कोई भी रीजन हो सकता है क्वेश्चन के गलत होने के प्रति। ऐसा भी हो सकता है कि उसने कोई कमजोर कंसेप्ट पढ़ ली होगी, बाई चांस कोई ऐसे ट्रिक में फंस गया होगा कि वो मामला सिर्फ एक आधे क्वेश्चन पे लग रहा होगा। कई भी कारण हो सकते हैं। मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब क्या है सर, इससे मैं क्या ज्ञान मिला? आपने जो जितनी सर स्टोरी सुनाई है सर, उससे क्या ज्ञान मिला? प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञान ये मिला, आपको ज्ञान ये मिलना चाहिए अब कि सर आज के बाद में हमें प्रण लेना है कि हमने कोई क्वेश्चन को पढ़ा है, पढ़ने के बाद अंदर से ये आवाज आ रही है कि मैं इसको कर सकता हूं, और आपके अंदर से ये आवाज आ रही है कि मैं इसको 1 मिनट में कर सकता हूं, तो भले ही 1 मिनट 5 सेकंड एक्स्ट्रा और लग जाए। 1 मिनट तो लग रही है, 5 सेकंड और एक्स्ट्रा दे दो, ज्यादा तो मत दो, 10 सेकंड और एक्स्ट्रा दे दो, लेकिन उसको कम से कम गलत मत करो, बिल्कुल गलत मत करो। आपसे उस 60 सेकंड के बजाय उसको 70 सेकंड दे दो, आप नुकसान नहीं होगा आपका। ये मेरा खुद का अनुभव है, बहुत अच्छे शिक्षकों का अनुभव है, बहुत साथी लोगों का अनुभव है जो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर है, ग्रेड फर्स्ट में चयनित है, और हम जैसे टीचर्स जैसे अभी मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों का अनुभव है, पिछले 5 सालों से इन चीज का अनुभव है। आईआईटी जे में अनुभव लिया उसका, सीएसआर नेट में लिया, गेट एग्जाम में लिया, आर सेट एग्जाम में लिया, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली एग्जाम में अनुभव लिया, उसके बाद में 2000 ये जो अभी हाल ही में ग्रेड फर्स्ट हुआ इसका अनुभव है। इतनी ढेर सारी एग्जाम का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप इस लोग प्रत्येक स्टूडेंट इस चीज को अच्छे से अपने मस्तिष्क में उतार लीजिए कि सर बात तो सही है, चाहे आप उतना जल्दीबाजी मत कीजिए, प्रश्न को पढ़कर बिल्कुल घबराहट मत कीजिए, भय उत्पन्न मत कीजिए अंदर, ताकि वो क्वेश्चन गलत हो जाए, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। चाहे 1.5 मिनट लग रही है तो चाहे 4 5 सेकंड और 10 सेकंड, इतना सा अंतर आएगा, उसी की बदौलत आप लोग कहीं ना कहीं माइनस प्लस की मिस्टेक, कांस्टेंट लगाना भूल गए, स्क्वायर को टर्म छोड़ दिया, डिवाइड में कुछ आ रहा है कांस्टेंट टर्म उसको छोड़ दिया, इतनी सारी चीजें आप लोग 10 सेकंड के एक्स्ट्रा के बदौलत आप लोग उस क्वेश्चन को गलत कर पाते हो, और उसके नुकसान मैंने ऑलरेडी पहले बता दिए। मामला डन। तो इसको बचने के क्या क्या उपाय है? ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ो, डेफिनेशन, प्योर मैथमेटिक्स में जितनी सारी डेफिनेशन आ रही है उनका जो भी मीनिंग निकलता है वो ही मीनिंग आप माइंड में सेट करो, मीनिंग लेके नहीं आओ। उनकी जितनी नेसेसरी कंडीशन है वो ही आप लोग क्या करो, डिट्टो उन नेसेसरी कंडीशन को पढ़ो कि इन इन चीजों के लिए सर ये चीजें आवश्यक है, इनके इतने सुंदर सुंदर काउंटर एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो आपके माइंड में सेट रखो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इतना मटेरियल आपके माइंड में होना चाहिए मैथमेटिक्स का कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सको कि सर ये ऑप्शन कभी आ ही नहीं सकता,
यदि आपने चार में से ऐसे करके दो ऑप्शन सीधे सीधे डिस्कार्ड कर रहे हो, आपके क्वेश्चन के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 50%। मामला यही सेट हो गया। ठीक है, तो जितनी सारी बातें मैंने बताई है, जस्ट मैं आपके सामने वन बाय वन क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। उन क्वेश्चंस में अपन लोग अप्लाई करेंगे। आप मेरे साथ हो, एंजॉय करिएगा। ओके, तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। जितने कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को पढ़ाई है, उन पे जितने सारे क्वेश्चंस आए हैं या जो आएंगे वो आपके सामने पेश कर रहा हूं एक अच्छे स्टाइल, मतलब एक आरएन स्टाइल के साथ में। तो वन बाय वन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, आप लोग मेरे से सीखोगे कैसे क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में ऑप्शंस को डिस्कार्ड किया जाता है, कॉन्सेप्ट किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, आरएन स्टाइल का फायदा कैसे उठाना है। तो वन बाय वन चीजों को देखते हैं। करें स्टार्ट? चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले सबसे सुंदर क्वेश्चन, जो बहुत आसान और सबसे एकदम आसान क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसको करते हैं। आराम से पढ़ो कि सर दिया हुआ है लिमिट z टेंड्स टू 0, z बार अपॉन z का मान बताइए। सर हमने वीडियो में आपसे सीखा है, जब जब लिमिट z टेंड्स टू 0 होती है, z की पावर अंश में उतनी है और हर में भी उतनी है, और 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म यानी सर अनिर्धारित फॉर्म नहीं बनता है, तो उसका हमेशा आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आता है। मामला डन। यही मैंने बात बताई थी। तो ये पढ़ते ही आपके माइंड में तुरंत ये क्लिक हो जाना चाहिए आपके माइंड में कि सर ने ये चीजें हमने सिखाई थी। हमने कोई भी शिक्षक से हमने ये चीजें पढ़ी थी, हर एक टीचर बताता आपको ये चीजें। जैसे आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा, पढ़ते मेरे मन में विचार आया कि यार ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, और जैसे ही इस क्वेश्चन को पढ़ा तो वो मेरे माइंड में तुरंत एक दो कॉन्सेप्ट आई। तो पक्का से इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। आंसर 1 भी नहीं आएगा, 0 भी नहीं आएगा, हल विद्यमान नहीं होगा, और -1 नहीं आएगा। इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया? 3 हो गया। इसको मैं ज्यादा सोल्व नहीं करवाऊंगा। वैसे वैसे मैंने वन बाय वन हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यानी कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन नहीं कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो के माध्यम से बता दिए। मैं जस्ट आपका टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक है। वन बाय वन कॉन्सेप्ट देखते जाइए, वन बाय वन। ठीक है साहब। सेम सर सेकंड क्वेश्चन दूसरा आ रहा है। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 का। ये क्वेश्चन है ताजा ताजा। ये सर लिमिट z टेंड्स टू 2 e की पावर π/3। ठीक है सर। z³ + 8 बट्टे में z की पावर 4 + 4z² + 16, यहाँ मेरे ख्याल से आएगा। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है सर। कोई भी सर हमने सर ये सीखा है, सर कोई भी लिमिट का क्वेश्चन आता है, यदि वो z टेंड्स टू 0 के अलावा आ रहा है, तो सबसे पहले देखो पावर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। ठीक है सर। सर ये आ रहा है, तो सर डायरेक्ट हम लोग उस पर पुट कर सकते हैं क्या? डायरेक्ट पुट विद्यार्थी गणों आप लोग उस वैल्यू को तभी कर सकते हो, तभी कर सकते हो जब आपका अंश और हर में जो विद्यमान फंक्शंस है वो हमारे वाले लिस्ट में होना चाहिए। ओके सर, देखते हैं सर। सर ऊपर अंश में पॉलिनोमियल है, नीचे भी सर हर में पॉलिनोमियल है, कर दो सर डायरेक्ट पुट। क्योंकि जो अंश में गिवन पॉलिनोमियल है, जो अलग से गिवन पॉलिनोमियल है z³ + 8, और जो हर में अलग से पॉलिनोमियल है z की पावर 4 + 4z² + 16, सॉरी, दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो सर पक्का से इनकी वैल्यू आप लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हो। तो z³ यानी सर क्या करेंगे, 2 e की पावर आयोटा π/3 की वैल्यू की पावर 3 + 8, इसकी वैल्यू देखते हैं। ठीक है, करते हैं। 2 4 8। ठीक है सर। इस सर ये मल्टीपल होगी तो सर आएगा e की पावर आयोटा सर पाई और प्लस सर 8। ठीक है सर। 8 सर ये ऑइलरिक फॉर्म होती है cos पाई + आयोटा sin पाई। sin पाई की वैल्यू सर 0, cos पाई की वैल्यू -1, -8 + 8 कितना हो गया? 0। सर अंश में 0 आ रहा है। जैसे ही अंश में 0 आया आपके मन में, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत शानदार है, ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस करोगे सर 0/0 फॉर्म बनने की संभावना है। डन मामला। जैसे 0/0 फॉर्म करने की आपने संभावना व्यक्त की, तो आप एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला भी पक्का से 0 ही बनेगा। सर जैसे ही 0/0 का फॉर्म आया, तुरंत सर हमें याद आया कौन? सर राजेश कुमार। राजेश कुमार है डीएल हॉस्पिटल लो। ठीक है सर। सर डीएल हॉस्पिटल लो बोलते हैं कि आपके पास में आप वाले लिस्ट में से कोई फंक्शन है, आप कोई भी लिमिटेंट्स कर रहे हो, 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आता है सर, तो सर आप लोग अंश का अलग से अवकलन कर दीजिए, हर वाले का सर अलग से अवकलन कर दीजिए। तब तक अवकलन कीजिए जब तक कि लिमिट का मान अनिर्धारित फॉर्म से अलग नहीं हो जाए। लेकिन सर वही बात, क्या अवकलन ही होना चाहिए फंक्शन? सर हमारी वाले लिस्ट में से डोंट वरी सर, लिस्ट कैसी है? कोई विद्यार्थी इस वाले वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मास्टर
पीछे जाके जखा वीडियो में बनाए ही बन तू एक बार देख, ताकि तेरे मस्तिष्क मान अलग प्रकार का विचार आसी और तू अपर्सनल बहुत जल्दी और फास्ट कर पासी। मान लो सेट है तेरे भी, ठीक है। 0/0 को सर अलग से अवकलन कर दो, कितना आ जाएगा 3z² प्लस 8 का कितना हो गया 0, इसका अलग से कर दो सर 4z³ 4×8 और z कर दो सर। अब सर लिमिट पुट करो, यहाँ आ गया 3 सर, यहाँ आ जाएगा 3 और सर z² करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और सर e की पावर आयोटा 2π/3 तो कितना आ जाएगा cos 2π/3 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। ठीक है सर, मामला सेट। कितना आ जाएगा 3 और ये हुआ z² और उसके बाद में सर z की वैल्यू जैसे 2 e की पावर आयोटा π/3 पुट करी, 3 है बाहर है, z² किया, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 सर, 2 करेंगे तो e की पावर आयोटा 2π/3 e की पावर आयोटा 2π/3 का मतलब है cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। अब मुझे बताओ कि cos 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ सर। cos 2π/3 का मतलब हो गया सर, cos 2π/3 का मतलब हो गया सर पाई माइनस π/3, 3π में से पाई गया 2π तो सर ये हो गया। अब मुझे बताओ cos π/3 का मतलब कितना है, आराम से मैं समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है। π-3 देखो ये ऐसे आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है, ठीक है। ये ये है आपका पाई, पाई में से कुछ घटा हुआ, इसका मतलब सेकंड। सेकंड में कौन है, सेकंड में सर कोस है, सेकंड में सर कोस है। दूसरी बात सर, इस ये जो लाइन है, इस लाइन पर कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होता, आपने इसी तरीके से याद कर रखा है। चेंज नहीं होगा तो सर आएगा कोस का कोस थीटा, तो सर आएगा कोस π/3। सर लगाते हैं यहाँ पे, प्लस आएगा या माइनस आएगा, प्लस साइन आएगा या सर माइनस साइन आएगा, कैसे करेंगे सर कोस π/3 सर, पाई पाई माइनस π/3 कौन सी क्वाड्रेंट में, सेकंड। कौन है सेकंड में सर, कोस लगा हुआ है, कोस मतलब कोस थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में अपना कोस थीटा कैसे होता है सर, नेगेटिव होता है, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा। सिमिलरली साइन पाई माइनस π/3 करोगे तो सर ओनली आ जाएगा साइन π/3। सर कैसे कैसे किया, क्योंकि विद्यार्थी गणों सेकंड क्वाड्रेंट में अपना जो साइन थीटा है वो पॉजिटिव होता है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी साइन π/3। तो कर लो 4×3 = 12, ये आ गया सर कोस, कितना आ गया कोस π/3 और माइनस आएगा ये वाला, और सर यहां लगा दो सर आयोटा साइन सर π/3 का मतलब कितने सर, पाई का मतलब 180, 3 सर 60, 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री के बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा सा इधर देख सर, इसको हटा दो इन सबको, ठीक है। कितना आया सर, इनका आया 12 सर, माइनस कोस 60 डिग्री की वैल्यू सर एक बट्टा दो सर, माइनस तो पहले से लगा हुआ है, ठीक है सर। और प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री की वैल्यू सर √3/2, √3 कितना आ गया, इसका आ गया 6 √3 आयोटा -1 सर, मामला डन, ठीक है। ये है सेम। जब विद्यार्थी गणों आप लोग अब इसको करना है अवकलन, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6 √3 आयोटा -1, ठीक। कर दिया आपने, इसको सोल्व कर दिया सर, 0 0 नहीं आया, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अब नीचे वाले को करो सर, अवकलन कितना आया था 4 सर z³ प्लस 8 और सर यहाँ आ गया z, ठीक है। 4 सर z³ तो इसमें आ जाएगा 8 e की पावर आयोटा π/3 क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, कोस पाई की वैल्यू सर -1 तो यहाँ आ जाएगा, ये आ गया इसको -1 और कोस साइन पाई की वैल्यू कितनी 0 प्लस 8 सर, इसको 2 करना है, ये आ गया 2 e की पावर आयोटा π/3 तो सर यहाँ कर दो e की पावर आयोटा π/3 का मतलब cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, ये था सेम, यही था। तो कर दो -1/2 -1/2 क्योंकि प्लस आएगा cos π/3 में, तो प्लस आयोटा आयोटा √3/, ठीक है। और थोड़ा सोल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा 4 को 8 से मल्टीपल करो, -32 ये -1 तो यहाँ लिख लो सर, ये आ गया सर -32 और सर 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे सर, आ जाएगा 8 प्लस का 8 सर 8 और प्लस का सर 8 √3 आएगा, ठीक है मामला। इनको सोल्व करो, इनको सबको सोल्व करो।
इधर चलो। ठीक है, बाद में लेके आएंगे आप। ठीक है साहब, इनको देखो कितना हो गया। -32 +8 +8 पाई किसका लगा हुआ है साइड में, √3 आयोटा। ठीक है, अपना तो सर इतना ही है। ठीक है, इनको करो। कितना हो गया, कितना हो गया, 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 24 36 कितना हो जाएगा सर, 24। 24 +8 √3 आयोटा। सर 8 कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। 3 +√3 आयोटा, आयोटा। ठीक है सर, तो सर √3 भी कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। √3 +आयोटा, मामला डन, मामला डन। जैसे आप लोग क्या करोगे, ऊपर वाली जो क्वांटिटी थी ना, इधर है क्या भाई, ऊपर वाली क्वांटिटी और इस वाली क्वांटिटी को आप लोग सोल्व करोगे ना, सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा। क्योंकि देखो 1/8 ये सीधा सीधा आ रहा है, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला आंसर भी नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, 1 वैसे नहीं आएगा क्योंकि सर कैलकुलेशन कर सकते हैं, और ये वाला आ जाएगा सर। डन मामला, मामला सेट है, मामला सेट आप। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन, तो देख लो आप। क्योंकि मैंने कहा ना कि सर 5 सेकंड भी ज्यादा लग रहे हैं, जब स्टार्ट ही कर दिया है क्वेश्चन आपका 1 मिनट में हो रहा है, तो 5 सेकंड क्यों इन एक्स्ट्रा लगे, उस क्वेश्चन को सही से करना है। कैलकुलेशन था 0/0 का फॉर्म नहीं बन रहा था, तो आप लोगों ने डीएल हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग किया। तो जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है वो थोड़ा जल्दी कर देगा, और जिनकी मेरी तरह कैलकुलेशन थोड़ा धीरे धीरे से कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये सर समझ में आ गया, आप आगे बढ़ो। ठीक है जी, बढ़ो आगे बढ़ो। ठीक, ये फिर से आ गया एक क्वेश्चन, एक और है सर लिमिट का क्वेश्चन। ये बताओ सर क्या है इसका। ठीक है, देखो। ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन, करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन क्या है इसका। सर z टेंड्स टू आयोटा z² + 1/z⁻⁶+1, जैसे आप लोगों ने डायरेक्ट पुट कर सकते हैं क्या सर, क्योंकि देखो क्या एंस में अपने वाली लिस्ट में आ रहा है, हर में भी अपने वाले लिस्ट में से आ रहा है, तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड वैसे प्लस एच वगैरह निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये चीज आपको क्लास में ये चीज सिखा दी थी ना, कॉन्सेप्ट के साथ सिखा दी थी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट क्यों वैल्यू पुट करें, हर किसी के साथ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अंश में जिसमें पुट कर रहे हैं ना, वो वाला फंक्शंस अलग से कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये वाला सर जो अंश में सर जो z² + 1 आ रहा है, ये तो सर हमारी वाली लिस्ट का सबसे सुंदर और फर्स्ट सर क्या है, फर्स्ट सर क्या है, हमारी वाली लिस्ट सर फर्स्ट फंक्शन यही है। ठीक है सर, डायरेक्ट बोले सर आयोटा पुट करते हैं, तो सर आयोटा² + 1, तो सर ये तो जीरो हो गया, सर ये तो जीरो हो गया। और वैसे आयोटा की पावर 6 करेंगे तो पावर 4 और 6 करते हैं तो भी कितना आता है, कितना आता है, -1 आता है। आयोटा की पावर 4 तो 1 होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 +1, ये भी सर 0/0 फॉर्म आ गया। जैसे 0/0 फॉर्म आए, तुरंत आपके चेहरे पर एक छोटी सी एक प्यारी सी स्माइल आनी चाहिए, क्योंकि सर मामला अब सेट होते हुए जा रहा है। डीएल हॉस्पिटल से करेंगे, कितना आ जाएगा विद्यार्थी को, 2z/6 z⁵ मामला सेट। 2z/6 z⁵ तो कितना आ जाएगा, z अपॉन, ये कितना हो गया, 3z⁴। नहीं नहीं, हाँ हाँ, जेड जेड तो कैंसिल होगा ना, यहाँ हो जाएगा 1। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, कितना आ जाएगा सर, 1/3, एक जेड से कैंसिल हो जाएगा, और 1/z⁴। और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आयोटा की पावर 1 की वैल्यू आयोटा, आयोटा के स्क्वायर -1, और आयोटा की पावर 3 की वैल्यू माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/3। मामला डन, मामला सर डन है। ठीक है सर, आगे बढ़ो। ठीक है, ये सर सबसे सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है साहब, सबसे सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ो, आराम से पढ़ना है। क्या क्या दे रखा है सर, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि f(z) = z बार। जैसे ही z बार आया, आते आपके माइंड में, यस, तो अपन लोग किस चीज की बात कर रहे थे, अपन लोग क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। तो आराम से देखो और पढ़ो इस क्वेश्चन को। अपने पास गिवन है f(z) = z बार। ठीक है, जैसे ही मैंने z बार पढ़ा, तो जैसे मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से सिखाया था कि z बार, यस सर याद आ गया सर, z बार एक ऐसा फंक्शन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो सबसे सुंदर फंक्शन है, और इसकी खास विशेषता सर ये है कि ये सर डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर सतत है, लेकिन सर डोमेन के किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है।
जैसे आपके माइंड में जेड बार है, अब चलो ऑप्शंस देखते हैं, क्योंकि जैसे जेड बार है आपके माइंड में ये क्लिक होना चाहिए। यस सर ने बताया था कि सर एवरी वेयर कंटिन्यूअस नो वेयर डिफरेंशिएबल। तो जब वन बाई वन चीजों को पढ़ते, प्रथम वाला ऑप्शन बोल रहा है कि प्रत्येक जेड के लिए सतत है परंतु किसी भी जेड के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है। वाह यार, कितनी बढ़िया बात बोली है। लग रहा है कि एक्चुअली में यही होगा ऑप्शन करेक्ट। फिर भी देख लेते हैं कि नीचे वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है। 2 नंबर बोले कि जेड के कुछ मानों के लिए सतत है। भाई साहब, जेड के कुछ मानों के लिए सतत बोल रहा है, ये कुछ मानों के लिए नहीं है ना। जेड के कुछ, ये देखो कुछ मानों के लिए सतत है, ये आके उसने गलत कर दी। परंतु जेड के लिए अवकलनीय है, यहाँ भी उसने इन्होंने गलती कर दी, अवकलनीय नहीं है जेड बार। ठीक है, बताऊंगा कि कैसे भी नहीं है। देखो इस वाली क्लास में बता देता हूँ, मैंने इसको क्लास में बहुत अच्छे से इसको समझाया है। और ये क्लास उन सारे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने कॉम्प्लेक्स का किसी भी संस्थान में 1 या 2 बार अच्छे से कोर्स कर लिया है। अब मैं उसको एक RN स्टाइल में हाउ टू सोल्व क्वेश्चंस विद 100% एक्यूरेसी, इस वाली क्लास का मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक है जी। न तो सतत है, ये बात गलत होगी, और नहीं अवकलनीय है। ठीक है, ये तो बात ठीक है, लेकिन न ही सतत है, ये बात इसने गलत कर दी, तो इसका भी ये वाला ऑप्शन डिस्कार्ड करेंगे। प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत है, यहां तक बात ठीक है, तथा केवल शून्य पर अवकलनीय है। इसने ये गलत कर दिया कि शून्य पर अवकलनीय, ये बात बोल के इसने इस ऑप्शन को हटने के लिए पीछे वो मजबूर कर दिया। अब देखते हैं कि भाई साहब सर जेड बार है, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको फंक्शंस का अवकलनीय चेक कर लेना चाहिए। सर अवकलनीय क्यों चेक कर लेना चाहिए? यदि विद्यार्थी गणों वो वाला फंक्शंस किसी विशेष पॉइंट पर अवकलनीय है तो सर पक्का से सतत होगा। सर पक्का से उन विशेष पॉइंटों पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो सबसे पहले हम लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेनी चाहिए कि बाई चांस बाय दी वे क्या हो जाए, उन विशेष पॉइंटों पे वो यदि अवकलनीय होता है तो यार जो कंटिन्यूटी की जो एक अपना कॉन्सेप्ट है वो ऑटोमेटिक वहां डन हो जाएगा, लिमिट वाला जो चक्कर है वो ऑटोमेटिक डन हो जाएगा। तो सर आपने ये भी बताया था कि सर जैसे ही कोई फंक्शन है वो यदि जेड बार के पदों में है तो सर उसका जेड बार के रेस्पेक्ट में आंशिक यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देना चाहिए। जिन जिन विशेष पॉइंटों पर उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन जेड बार के रेस्पेक्ट में 0 आता है उन पॉइंट पे पक्का से वो अवकलनीय होगा। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ी थी, तो हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो इसका जैसे ही जेड बार के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो 1 आता है। यानी कहने का मतलब है ऐसा कोई भी इसके डोमेन में पॉइंट नहीं है कि वो इसको 0 बना दे, क्योंकि ये विशेष एक कांस्टेंट आ गया। तो क्या हुआ कि सर जेड बार है ये x माइनस आयोटा वाई के बराबर है। सर x और y बोथ आर कंटिन्यूअस, तो लीनियर कॉम्बिनेशन इज आल्सो कंटिन्यूअस। ये वाली कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो सर जेड के प्रत्येक जेड के लिए सतत है, बात सही है, परंतु किसी भी जेड के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका ये ऑप्शन वाला करेक्ट हो जाएगा और आगे बढ़ते हैं। मामला डन सेट है। ठीक है सर, समझ में आ गया। आप आगे बताओ। ठीक है, अब ये और आ गया एक सुंदर सा फंक्शन, ये और आ गया सर जेड बार स्क्वायर। जैसे ही विद्यार्थी गणों, मान लीजिए मैं एज ए स्टूडेंट हूं, मेरे सामने जैसे ये एफ ऑफ जेड बराबर जेड बार है। सर ऑप्शन तो बताओ। ऑप्शन डिट्टो वही है जो इस वाले क्वेश्चंस के ऑप्शन था ना, डिट्टो वही है। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। डिट्टो वो के वही ऑप्शन है, चलो चेक करते हैं। ठीक है, तो सर ये वाला आया सर मोड जेड स्क्वायर। तो मैं इसको सबसे पहले ये पढ़ूंगा कि सर मोड जेड स्क्वायर एफ ऑफ जेड बराबर जेड जेड बार के बराबर होता है। जेड इंटू जेड बार ही मोड जेड स्क्वायर होता है। सर मोड जेड होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे स्क्वायर किया तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और सर जेड कितना होता है हमें पता है सर, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। और जेड बार कितना होता है सर, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मल्टीप्लीकेशन है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा। लेकिन ध्यान रखना ये जो माइनस बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि आपको पता है आयोटा का स्क्वायर माइनस होता है। अरे यार मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अरे यार मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यही मिस्टेक है कि कई विद्यार्थी इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर देंगे। अरे यार मिस्टेक है, बचना है अरे यार मिस्टेक से। ठीक है सर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और सर इसकी वैल्यू भी सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आ रही है। तो सर आप कह सकते हो इसको आराम से कि ये जेड इंटू जेड बार ही है। सर इसको जेड इंटू जेड बार में करने का क्या फायदा हुआ? सर सारा ही फायदा हो गया। जिन विद्यार्थियों ने मेरी क्लास ली है वो सारे के सारे विद्यार्थी अब समझ गए हैं कि सर सच में आपने इसको जेड इंटू जेड बार रख के कमाल कर दिया। सर कमाल कैसे कर दिया, देखो जैसे मैंने इसको जेड इंटू जेड बार लिखा तो सर ये जो फंक्शन है वो सर जेड बार के पदों में आ गया। और कोई भी फंक्शन यदि जेड बार के पदों में आता है तो उसका अवकलन
कि क्या कंडीशन है कि सर इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन जेड बार के रेस्पेक्ट में कर दो। कितना आया सर? जेड आया। जिन पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू, इस गिवन फंक्शंस की वैल्यू 0 हो रही है, उन पॉइंट्स पे पक्का से सर अवकलन नहीं होगा। और सर बाकी पॉइंट्स पे, जिन पॉइंट्स पे इनकी वैल्यू 0 नहीं हो रही है, वहां अवकलन नहीं होगा। सर बात तो सही है। तो सर हमें दिख रहा है कि ये z कब 0 होगा? केवल और केवल 0 पर। कहने का मतलब है कि सर आपने जो हमें प्रश्न दिया, आरपीसी ने जो सर प्रश्न दिया है, उस प्रश्न, वो वाला प्रश्न केवल और केवल, केवल और केवल, केवल और केवल एक बिंदु, और कौन सा बिंदु सर? 0, यानी शून्य पर अवकलनीय है। शून्य पर अवकलनीय। बाकी पॉइंट पर क्या ख्याल है? नहीं है साहब, नहीं है तो नहीं है। और सर आपको पता है, सर हमें भी पता है कि सर इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। सर एक पोलिनोमियल है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर इसके डोमेन में किसी पॉइंट पर इसको तकलीफ नहीं है सर। एक्स स्क्वायर अलग से कंटिन्यूअस है सर, वाई स्क्वायर अलग से कंटिन्यूअस है, तो सर पक्का से ये कंटिन्यूअस होगा। क्या ज्ञान मिला सर? ज्ञान ये मिला कि गिवन फंक्शन प्रत्येक बिंदु पर सतत है। तो क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा कि सर ये अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर क्या है? सतत है। लेकिन सर केवल और केवल शून्य पर क्या है? अवकलनीय। ये ऑप्शन जहां भी दिख रहा है, उस वाले ऑप्शन को ये पसंद करता है। सीधी सी बात ये, बाकी किसी को नहीं करता। चलो सर देख लेते हैं। प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत है तथा केवल शून्य पर अवकलनीय है। ये वाला ऑप्शन गिवन प्रश्न के लिए सेट हो जाएगा। बस सीधी सी बात है, ये इसी ऑप्शन से प्यार करता है, बाकी किसी ऑप्शन से प्यार नहीं करता। आगे बढ़े सर, समझ में आ रहा है? अब सर सच में सर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमें सर अब कॉम्प्लेक्स नहीं लग रही है, अब हमें सर सिंपल लग रही है सर। ठीक है, लगनी है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो और उनका अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो। तो सच बताऊं तो ग्रेजुएशन वाला पार्ट सबसे आसान है। यदि मुझे ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट में सबसे पहले मुझे ऐसे कोई बोले कि सर कौन सा सबसे आसान पार्ट है जो एग्जाम में बहुत कम समय में हम लोग सोल्व कर सकते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, तो मैं आपको राय दूंगा कि आप ग्रेजुएशन वाले पार्ट को एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 5 बार प्लस पढ़े। और फिर देखना आपके जो सेकंड ग्रेड में 100% 50+ क्वेश्चन आएंगे, उसमें से देखना आप कितने क्वेश्चन सही करते हो। मुझे उम्मीद है कि 50+ आते हैं तो प्रत्येक विद्यार्थी 40+ श्योर के साथ में पक्का से सही करेगा वो, और एकदम सिंपल सिंपल आते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं एफ ऑफ जेड बराबर जेड स्क्वायर जेड आयोटा के बराबर नहीं है। और सब जब 0 है, जब जब जेड आयोटा के बराबर है, तो क्या क्या बोल रहे हैं सर? आयोटा पर सतत है, आयोटा पर सीमा का अस्तित्व है। सिर्फ उसने अवकलनीय और बात सतत की, अवकलनीय और बात किसकी की है? सतत की है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि आयोटा पर सतत है, बात करते थे कंटिन्यूटी की, बात करती है किस पे? आयोटा पे। ठीक है, जिन जिन विद्यार्थियों ने ये फंक्शन पढ़ा, सर ये वाला फंक्शन हमारी वाली लिस्ट में है, ये सर अलग से हमारी वाली लिस्ट में है क्या? ये एफ ऑफ जेड हमारी वाली लिस्ट में है क्या? नहीं सर, ऐसा फंक्शन नहीं था हमारे वाले लिस्ट में, क्योंकि ये दो भागों में विभाजित हो रहा है। बोल रहा है कि जब मैं आयोटा के बराबर हूं तब 0 है, बोल रहा है जब मैं आयोटा के बराबर नहीं तब मेरा बिहेवियर जेड स्क्वायर वाले फंक्शन के साथ में रहेगा। मामला डन। ठीक है सर। सर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कैसे बताई थी? सर बताई थी कि यदि किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, हमारी वाली लिस्ट में से आ रहा है, हमारी वाली लिस्ट में से आ रहा है, तब बोल देना कि गिवन फंक्शन उस पॉइंट पे क्या है? कंटिन्यूअस है। ठीक है सर। सर आयोटा बराबर जेड पर कंटिन्यूटी, तो राइट हैंड लिमिट आयोटा की, ये सबसे पहले तो ये बता दूं कि आयोटा पर इस गिवन फंक्शंस की वैल्यू कितनी है। सर आयोटा पर जेड आयोटा की वैल्यू है सर 0। बात करते हैं राइट हैंड लिमिट, यानी आयोटा के थोड़ा सा राइट हैंड साइड में बढ़ेंगे, आगे पीछे जाएंगे, तो जैसे ही मैं आयोटा प्लस करता हूं तो सर कौन सा फंक्शन आ जाता है? सर जेड स्क्वायर। ठीक है सर। जैसे ही मैं आयोटा माइनस करता हूं, तो आयोटा से थोड़ी सी कम वैल्यू लेता हूं, तब भी कौन सा फंक्शन लेना है? सर जेड स्क्वायर। यानी जेड स्क्वायर पर हमें लिमिट चेक करनी है। कहने का मतलब ये है, ये आ रहा है स्टाइल, जेड टेंड्स टू आयोटा, किस पे लिमिट चेक करनी है? सर जेड स्क्वायर पे। सर अब ये हमारी वाली लिस्ट में से, और सर इसकी वैल्यू हमें क्या राइट हैंड प्लस एच माइनस एच करके निकालनी पड़ेगी। नहीं सर, हमारी वाली फंक्शंस में है, तो पक्का से सर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जिन जो इस पे वैल्यू होगी डायरेक्ट, वो ही सर लिमिट का आंसर हो जाएगा। डन। तो सर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आती है -1। सर -1, -1। आ जाओ सर, कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या है? सर उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और सर फंक्शंस की वैल्यू तीनों बराबर, साथ में सर परिमित मान होना चाहिए।
तब जाके सर उस विशेष पॉइंट पर सीमा का अस्तित्व है, कंटिन्यूअस होगा। तो सर लिमिट का तो वैल्यू है सर -1, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और सर फंक्शंस की वैल्यू कितनी है, उस पॉइंट पर 0 आ रही है। सर ये परिमित तो है लेकिन बराबर नहीं है, यानी आयोटा पर गिवन फंक्शंस सतत नहीं होगा, सतत है। आयोटा पर सीमा का अस्तित्व है, एक मिनट देखते हैं, आयोटा पर असतत है, ठीक है, मामला सही है। जब आयोटा पर ही असतत है तो आयोटा पर अवकलन ही होगा ना जी ना, आयोटा पर अवकलन ही नहीं होगा। आयोटा पर सीमा का अस्तित्व है, चेक कर लो। जब आयोटा पर क्या है, ऐसे आयोटा पर सीमा का अस्तित्व है, सही है बात, ये बात भी सही। तो आयोटा पर ऐसे था, आयोटा पर सीमा का अस्तित्व है, ठीक है, आयोटा पर ऐसे था, दोनों हो जाएंगे। आयोटा पर सीमा का अस्तित्व है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और यदि इस ऑप्शन को आप डिस्कार्ड करना चाहते हो तो आयोटा पर सीमा का अस्तित्व नहीं है ऐसे कर दो, ताकि ताकि ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। सर आगे बताओ, समझ में आ गया, ठीक, आगे बढ़ो। यहाँ को क्वेश्चन नहीं है, ठीक, वेरी नाइस, सबसे शानदार क्वेश्चन। शायद ही कोई आज तक आरपीएससी ने अपना पेपर सेट किया है। यदि एक साल में 2 पेपर हो रहे हैं, फिर 2 साल में कहीं ना कहीं पेपर सेट हो रहा है, तो भाई साहब सीआर इक्वेशन को भूल जाए, भूल भी कैसे सकते हैं, क्योंकि सर मेलिस्टोन है सर, बहुत शानदार इक्वेशन है, जिसकी बदौलत हम लोग सर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बड़े फंक्शंस के साथ में डिफरेंशिएबिलिटी जैसे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो सीआर इक्वेशन को कैसे भूल सकते हैं। तो विद्यार्थी को सीआर इक्वेशन का बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्या है सर, कार्टेशियन फॉर्म में तो हमें सीआर इक्वेशन याद रहती है, लेकिन सर जैसे पोलर फॉर्म में आती है सर हम तो डर जाते हैं सर, घबरा जाते हैं। आज मैं आपको ये चीज याद कराने वाला हूं, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया आपको शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक के साथ में आपको याद कराने वाला हूं, कोई भी स्टूडेंट इसको भूल ही नहीं सकता। सबसे पहले बात करते हैं कोशी रीमान समीकरण की। विद्यार्थी गणों ये बोल रहे हैं कि W बराबर एफ ऑफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी फॉर्म में, और u और वी एक्स और वाई के फंक्शन है, ऐसा कोई फंक्शन है, तो सी आर इक्वेशन क्या बोलती है। तो सबसे देखो, सबसे पहले बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, तो इधर आ जाएगा एक्स कोमा वाई, और एक बार बात करते हैं पोलर फॉर्म में, है ना, ध्रुवीय रूप, सारथी पार्थी वाले इधर देखो रहे, ध्रुवीय रूप यानी सबसे पहले आर आएगा, उसके बाद में सर आएगा थीटा। हर एक चीज को आराम से समझना। सर कार्तीय रूप में किसी भी कोऑर्डिनेट को x कोमा y के पदों में लिखते हैं, सर ध्रुवीय रूप में r कोमा थीटा के पदों में लिखते हैं, मामला डन, ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। सर ये वाली इक्वेशन तो याद है, क्योंकि सर x पहले है तो u पहले है, तो ux बराबर सर vy होता है, ठीक है। ux का मतलब है u एक वास्तविक फलन है जिसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है। सिमिलरली y एक x और y का सुंदर सा फलन है जिसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है। दोनों क्या है, दोनों बराबर हो रहे हैं किसमें सर, सी आर इक्वेशन में। ux बराबर वी वाई है, लेकिन भाई साहब यू वाई बोल रहे हैं, क्या मैं vx के बराबर हो जाऊं, हाँ मैं बराबर तो vx के हूँ, लेकिन यार नहीं नहीं, माइनस vx के बराबर हो। ये तो सर हमें बहुत अच्छे से याद है सर, पोलर वाली में तकलीफ होती है सर, ध्रुवीय वाले में सर किधर सर 1/r होता है, किधर सर थीटा चल जाता है, अरे नहीं जाएगा रे, आराम से देखो इधर जाएगा, मौन आपके साथ। अपन तो जाने इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि सर क्लास में याद करवा दिए जाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ कि कोई भी फॉर्मूला आज के बाद आपको परेशान नहीं करेगा। परेशान कर रहा है, आप RNM एकेडमी के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आओ, हमारे वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ आपको कोई भी फॉर्मूला आपको परेशान करेगा ही नहीं। देखते हैं ये वाला कर रहा है ना, नहीं करेगा आज के बाद में। पहले देखो इधर ux बराबर क्या है, वी वाई, यू वाई बराबर क्या है सर, माइनस वी एक्स, ठीक है साहब। सबसे पहले इधर देखो, सबसे पहले क्या आ रहा है सर, आर आ रहा है, इसके बाद में क्या आ रहा है, थीटा। इधर क्या है सर, सबसे पहले यूएक्स है, आप लिख दो यू आर, मामला डन। सर बराबर का साइन है, सर बराबर का साइन। सर वी वाई, बाद में कौन आ रहा है, वाई, इधर बाद में कौन आ रहा है सर, थीटा आ रहा है, लिख दो वी थीटा। सर इनका मीनिंग तो समझो, मीनिंग समझाते हैं। इधर यू कोई फंक्शन है आर और थीटा के पदों में, तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन है आर के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली वी भी आर और थीटा के पदों में कोई वास्तविक फलन है, और वी थीटा का मतलब है कि भाई साहब जो वी फंक्शन है उसका थीटा के रेस्पेक्ट में क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है सर, ऐसा है, ठीक है सर, ये नोटेशन है क्या सर, समझ गए, ठीक है। सर इतना तो हमें भी याद होता है, आपने क्या नई चीज बताई, बता रहा हूं ना, थोड़ा सा पेशेंस, ठीक है सर। सबसे पहले आपने क्या किया, यू आर किया, बराबर में आपने क्या लगाया सर, वी थीटा, आपने कॉपी पेस्ट किया यहां से। अब याद रखना हमेशा के लिए,
जिधर भी आपका थीटा आ रहा है उसके गुणांक में हमेशा 1/r आएगा। सर दोबारा बताना, सर दोबारा बताना। जिधर भी आपका थीटा आ रहा है उसके गुणांक में हमेशा 1/r आएगा। सर थीटा इधर आ रहा है तो इसके गुणांक में 1/r कर दो। सर मामला सेट है क्या सर? ये आगे भी ऐसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इसी प्रकार का सिस्टम चलता रहेगा? हाँ जरूर। जब जब थीटा आएगा उधर हम अपन लोग हमेशा उसके गुणांक में 1/r पुट करेंगे। ठीक है सर, फिर तो याद कर ही लेते हैं। हो गया सर, समझ में आ गया। अगली वाली इक्वेशन क्या है? सर यू थीटा है, सॉरी इधर वाला कौन है? यू वाई है। तो सर यू वाई के स्थान पे कौन है? थीटा। सर आपने तो अभी बताया था कि जब जब थीटा आएगा उसके गुणांक में सर 1/r आएगा। तो कर दो यार, क्या तकलीफ है? इधर आया कर दो, किसने मना किया? ये लो साहब 1/r। फिर तो सर मामला डन है सर, पक्का आएगा ना? पक्का आएगा। बराबर में किसका साइन है? सर माइनस का साइन है, ये लो माइनस। और सर इधर है v, और इधर आया सर x, तो इधर आ जाएगा r। मामला डन। आर वाले भी नहीं करना है, ठीक है। ये लो साहब, ये लो पोलर फॉर्म, ये होती है। सर अब समझ में आई है। इतने दिन सर याद तो कर रहे थे, एक दिन याद रहती थी, 2 दिन टेस्ट वाले दिन याद रहती थी, 3 दिन बाद में सर भूल जाते थे। कहाँ गए थे सर आप? पहले बता देते। ठीक है, आ गया ना? मैं टेंशन क्यों ले रहे? डब्ल्यू बराबर है एफ ऑफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी के फॉर्म में उसी रीमान समीकरण कार के रूप में इस प्रकार से, और भाई साहब ध्रुवीय रूप में इस प्रकार से। मामला डन। एक चीज और है सर, आप एक चीज और नहीं बता रहे हो हमें, क्या बतानी है वो बताऊंगा सर। डब्ल्यू वाले फॉर्म में आओ तो मेरे पास आओ, एक बार इसको अच्छे से देखो आप लोग। इधर देखो आराम से, मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, हो गया सर, याद हो गया। आप अगले वाले क्वेश्चन पे चलो। जो डब्लू वाला फॉर्म है ना, डब्लू वाला फॉर्म, वो भी मैं जस्ट अभी बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, आ जाओ। ये वाला देखो आप। ये एक बहुत बढ़िया एक और क्वेश्चन है कि सर u प्लस आयटा वाई एक विश्लेषक फलन है, विश्लेषक फलन है। तो u बराबर 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हार्मोनिक फंक्शन क्या है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। क्या? हार्मोनिक फंक्शन। लेकिन प्रश्न को आराम से पढ़ो, कॉन्सेप्ट यहाँ छिपा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट में सोल्व कर दोगे। क्या बोला अगले वाले ने कि दिया गया फंक्शंस एक विश्लेषक फलन है। विश्लेषक मतलब एनालिटिक फंक्शन है। अगले वाले ने बोल रखा है, किसी विशेष पॉइंट पे नहीं दिया ना, इसका मतलब ये होलोमोर्फिक फंक्शन है। सीधी सी बात है, होलोमोर्फिक फंक्शन है। तो सर एनालिटिक प्रत्येक पॉइंट पर होगा, पक्का सी बात है। तो सर एनालिटिक होगा तो सर जाहिर सी बात है कि अवकलनीय तो सर पक्का से होना ही है। और सर अवकलनीय होगा तो सतत होगा, और सतत होगा तो सर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्या सर कन्वर्स भी ट्रू हो गया? बेटा कन्वर्स ट्रू नहीं है। सर ये आपने बहुत अच्छे से आपने क्लास में सर ये चीज सिखा दी थी। ठीक है भाई साहब, मैं इस क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ा कि सर भाई साहब विश्लेषक फंक्शन है, तो मुझे पता है विश्लेषक है तो सर एनालिटिक होगा, एनालिटिक है तो सर अवकलनीय होगा। सर ये चीजें क्यों बता रही हो? अरे भाई साहब अवकलनीय होगा तो सर स्वाभाविक सी बात है सीआर इक्वेशन को पक्का से सेटिस्फाई करेगा। सर इतनी प्यारी इक्वेशन सीआर इक्वेशन जरूर। तो मेरे पास जब भाई साहब यू है, अगले वाले ने दे रखा है ऑप्शन में वी 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 के बारे में, तो मुझे पता है कि सर हमारी वाली सीआर इक्वेशन ये है सर यू एक्स बराबर वी वाई, और सर यू वाई बराबर सर माइनस वी एक्स। तो विद्यार्थी गणों जब जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, आप इन क्वेश्चंस को 100% एक्यूरेसी के साथ में 1 मिनट में सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छा सा तरीका बताने वाला हूँ। अगले वाले ने दे रखा भाई साहब विश्लेषक। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लो, टाइम लगा के समझ लो, कोई बात नहीं है। एग्जाम में बार बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और आपके भी आएगा, 100% आएगा। सर एक विश्लेषक फलन है तो सर इसका क्या चाहिए? हमें हार्मोनिक फंक्शन चाहिए। सर यू दे रखा है, सर वी के ऑप्शन है। सर विश्लेषक है तो सर पक्का से अवकलन ही होगा, अवकलन ही होगा तो भाई साहब 100% सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप सबसे पहले वाले इस वाले इक्वेशन के पास जाओ और देखो आपके पास u है ना, तो यू वाई सर क्या करना है? सर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। और जब पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात आती है तो ये अवकलन से आसान होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाले टर्म को तो क्या बना देता है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। तो ये काम आप लोग विथ इन 20 सेकंड में कर सकते हो।
फिर सर Vx कैसे देखें? जिन जिन ऑप्शंस का Vx और उसका माइनस इसके बराबर नहीं आ रहा है, उन ऑप्शन को गायब कर दो। सर गायब मतलब सर डिस्कार्ड कर दो। अभी एक बार सेलेक्ट मत करो, देखते हैं सर क्या होता है। चलो सर बताओ कि कैसे करने हैं? आओ मेरे पास, बताते हैं अभी। तो सबसे पहले हमें u का क्या कर लेना चाहिए सर? uy फाइंड आउट कर लेना चाहिए। uy करते हैं भाई साहब, 1/2 कॉन्स्टेंट है सर, लोग लोग के जो भी ब्रैकेट में आता है ए बेस पर वो 1 अपॉन हो जाता है, तो कर देते हैं 1 अपॉन, ये आया 1/x² प्लस y²। ठीक है सर। और सर जो भी ब्रैकेट में आता है उसका सर y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, x² का हो जाएगा 0 प्लस 2y, तो यहाँ आ जाएगा विद्यार्थी गणों 2y। 2 से 2 कैंसिल हो गया और बच गया y/x² प्लस y²। विद्यार्थी गणों वे ऑप्शन सबसे पहले डिस्कार्ड कर दो जिनका Vx और माइनस साइन इस वाली चीज के बराबर नहीं आ रहा है। सर जाहिर सी बात है सर, इसका वाले का हम लोग Vx करना है। Vx करेंगे तो सर इसका हो जाएगा -y/x², राइट। 1/x का होता है -1/y², -1/x²। सर माइनस साइन लाएंगे तो ये हो जाएगा y/x²। इस वाले क्वेश्चन को मैं एकदम धीरे धीरे आपको सिखा रहा हूं ताकि आगे जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट के, वो कभी आपके गलत होंगे नहीं। ठीक है सर, इस वाली विधि से करने हैं। कोई मिलन थॉमसन टॉमसन वो वाली विधि नहीं रहे एग्जाम में कि विद्या ने इस्तेमाल करिया करें आप ऐसे कर सकते। Vx सर ऑप्शन डिस्कार्ड कर दो, कोई नहीं हो सकता। अब आओ साहब, इकना जो एक बार इकना हो सर, सर यहाँ देखते हैं v बराबर log y/x है, तो करते हैं सर इसका हो जाएगा सर 1/y/x, तो आ जाएगा सर xy। ठीक है सर। और सर अब y/x का करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, तो सर -y/x² आ जाएगा। और सर एक माइनस साइन और CR इक्वेशन में आता है तो माइनस माइनस प्लस, y से y कैंसिल आउट। ये तो ना ना अगला के बराबर को नहीं आ रहे, हटाओ सर हटाओ जल्दी। भाई साहब अब आ रहे कोस इनवर्स y/x, Vx के रेस्पेक्ट में करेंगे। कितना होता है कोस इनवर्स x का अवकलन? कितना होता है बताओ? साइन इनवर्स x का कितना होता है और कोस इनवर्स का कितना होता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। और आप इसको भी करो। सर ये भी नहीं होने वाला है, बचा कौन सा? सिर्फ और सिर्फ सर ये बचा, ये हो गया हमारा आंसर। तू भी नहीं, तू भी नहीं, तू भी नहीं, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। सीधी सी बात ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो है, अपनी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक इसका करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज डिलीट होगा तो मामला वैसे सेट हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया लगा। क्या हुआ, अपने वाली जो सिर्फ एक इक्वेशन थी ना, उसी से इसका मामला सेट हो गया। अगले वाले ने कहीं ना कहीं इसमें कमी छोड़ी है, इसलिए हो गया ये। ठीक है भाई साहब, मामला डन, समझ में आ गया सर क्या करना है? देख लो दोबारा से देख लो एक बार के लिए। आपको CR इक्वेशन यानी ये v माइनस का Vx है, ये सर uy के बराबर होना चाहिए, ये चेक लेना है। जब जब आपको u गिवन है सबसे पहले आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो। v आपके पास में ऑप्शंस में है, उनको Vx करो माइनस करो, जहां जहां बराबर नहीं आ रहा है सबसे पहले उन ऑप्शन को उड़ा दो। सीधी सी बात है, 3 ऑटोमेटिक उड़ गए, ऑटोमेटिक ये रह गया तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ओके डन। आगे देखो, ये आ गया है फिर से। भाई साहब फर्स्ट ग्रेड के मान भी हिस्सा प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं e⁻⁻²x sin 2y का कॉन्जुगेट यानी हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन। मैं दोबारा दे रहा क्या ऑप्शन, आ जाओ भाई साहब। आपा माना कि वो u बराबर दे रहा कि तो u बराबर अपडागन है e⁻⁻²x sin y। आप देखो भाई साहब, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, uy फाइंड आउट कर लूं। uy फाइंड आउट कर लो तो भाई साहब मारो, यो e⁻²x है वो कांस्टेंट है सर। साइन का होता है सर एक कोस एंगल ऐसा का ऐसा सर, एंगल एंगल का आ जाएगा 2y का सर 2। भाई साहब यो आ मैं के करा मैं जाशा ऑप्शन कर मार्कर है ही v मैं आकन जाशा मैं आ ऑप्शन आकन जाके आको करशा vx फाइंड आउट। ध्यान रखना आप vx करोगे लेकिन एक माइनस साइन का भी ख्याल रखना, अदरवाइज अरे यार वाली मिस्टेक में फंस जाओगे। और जो विद्यार्थी अरे यार वाली मिस्टेक से बाहर नहीं निकलता भाई साहब, चयन थोड़ा मुश्किल होता है उसके लिए। अपन को क्या चाहिए, अपन को सिलेक्शन चाहिए। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे ऑप्शन में जाएंगे और जिन जिन का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन साथ में नेगेटिव साइन इसके बराबर नहीं आ रहा है, इसके बराबर नहीं आ रहा है, उन ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देंगे फटाफट से। करें Vx
सर इसका vx के रेस्पेक्ट में करते हैं पहले फोर्थ वाली 2 और सर साइन 2y हमारे लिए कांस्टेंट है। e की पावर -2x को करूं e की पावर -2x और भाई साहब -2x को और करेंगे तो मार्कन 4 आ जाएगा, अठे मार्कन कड़ी 4 ही गुणा सालो साहब एक करा x के रेस्पेक्ट में, ठीक है साहब कर दिया। इजा और देख लो, इजा और देख लो, इजा मन थोड़ी यहाँ लगे, इजा और 4 आसी क्यों देखो अठे 2 है e की पावर -2 है, इजा और आसी तू भी चल भाई साहब एक सर में e की पावर -2x के रेस्पेक्ट में कर इजा भी भाई साहब 4 आसी सही में सर अति जल्दी। जरूर भाई साहब कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करोगे तो जल्दी आओगे सर। वो बच्चों अब इन और करके देख लें चलो vx के रेस्पेक्ट में करते हैं। इजा सर मारो cos 2y की है कांस्टेंट है सर, ठीक है e की पावर -2x को e की पावर -2x और सर -2x को o -2 कि सर ओ e के बराबर हो सके ना, ना मुना ना ओ सी माइनस वाला का बराबर तो माइनस साइन लगाता जैसे 2 cos 2y e की पावर -2x। हाँ सर यू वाई आपकी बार सीधो सीधो -vx यानी ई vx के बराबर आ रहे सर। सही में सर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे करनो यो भाई साहब हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करनो है, दोनों मिलके विश्लेषक फलन बना सी अवकलनी हो सी नेसेसरी कंडीशन पक्का से सेटिस्फाई कर सी आगो सर समझ बहुत बढ़िया। एक और जो साहब और शानदार क्वेश्चन है बहुत बढ़िया। एक का मान ओजू आपकी बार यूएक्स को वाई दे रखी और आपकी बार भाई साहब अपना ए दे रखा अपना वीएक्स को वाई आपा ऑप्शन फटाफट से सेटिस्फाई करो। अब देखो थे आर एन स्टाइल के मान अब आ जाओ भाई साहब आर एन स्टाइल में तन्ने बोला दिन होगा। सबसे पहले क्या निकाल सर यू वाई निकाल सर यू वाई आ गया -2y सर प्लस एक्स। अपन निकालेंगे वी एक्स और माइनस का साइन यहाँ लगा देते हैं सर। जिन जिन का वी एक्स इसके बराबर नहीं हो रहा ऑप्शन डिस्कार्ड करेंगे। पहले वाला भाई साहब पहले वाला आ रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे आ जाएगा 2x और माइनस का y 2x और माइनस का इधर 2y इधर वाला के गुणांक में x के गुणांक में 2 नहीं है तो सबसे पहले वाला ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। इधर फिर से 2x आएगा। इधर देखो इसका करते हैं सर vx सर पहले माइनस साइन लगा लेते हैं x के रेस्पेक्ट में करना है यहाँ आएगा 2x यहाँ आएगा 2x माइनस y तो सर ये भी नहीं होगा। इधर देख लेते हैं इसका देखते हैं चलो इधर देखते हैं vx एक मिनट ठीक है भाई साहब तीसरे वाले ऑप्शन का vx देखते हैं सर माइनस साइन पहले लगा लेते हैं x के रेस्पेक्ट में करेंगे सर आ जाएगा 2y उसके बाद सर प्लस 1/2 सर -2x 2 से 2 कैंसिल माइनस एक्स तो इधर आ जाएगा x माइनस का 2y x माइनस को 2y x माइनस को 2y सर बराबर हो रहे मान लो ठीक है सर। इधर वाले में करेंगे 1/2 आएगा इधर ना साहब हाँ ऑटोमेटिक सेलेक्ट कौन लागे ना कोनी लागे ना भाई साहब 1.5 मिनट कौन लागे ना 1 मिनट में हो रहे और सर सागा सागा 100% एक्यूरेसी के सागा हो रहे और के चाहिए आरपीएस इतनी चीज चाहिए भाई साहब। आगे बढ़ो बताओ सर ये और आ गया शानदार सा ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ। चलो एफ ऑफ जेड बराबर दे रखा है विद्यार्थी गणों आपको 2 आयोटा वाई किस बिंदु पर विश्लेषक फलन होगा। भाई साहब अवकलनीय के बारे में नहीं पूछा है, विश्लेषक यानी किस बिंदु पर क्या होगा एनालिटिक फंक्शन होगा। विद्यार्थी गणों सबसे पहले तो जिस बिंदु पर ये एनालिटिक फंक्शन होगा ना उस बिंदु पर अवकलनीय होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये कह रही है ये पढ़ते ही आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए और पहले वाली क्लासों में मैंने बहुत अच्छे से इन चीजों को सिखाया। सर जिस बिंदु पर ये विश्लेषक होगा सबसे पहले उस बिंदु पर सर अवकलनीय होना चाहिए। यस सर क्या होना चाहिए अवकलनीय होना चाहिए। दूसरी बात सर उस बिंदु के नेबरहुड में सर एक नेबरहुड ऐसा मिल जाएगा हमें कि उसके नेबरहुड में आने वाले जितने बिंदु है उन बिंदुओं पर भी वो पक्का से अवकलनीय होना चाहिए। यानी भाई साहब वो बिंदु है इसको मैं एक छोटो सो नेबरहुड इन सेंटर मान के आ रेडियस को एक सुंदर सो प्यारो सो एक सर्कल बनाऊं तो भाई साहब में अनंत बिंदु आसिर भी अनंत बिंदु के मान भी ओ फलन अवकलनीय हो सी सना जाके या कॉन्सेप्ट पूरी हो सिर्फ वो विद्यार्थी जखो लाइब्रेरी में बैठे जखा की बीएससी सारथी और पार्थी होइडी है वो आज चीज अब डेमो समझे इतना दिन तक भी के थोड़ी पल्ले आज चीज को नहीं पड़ रही। ठीक है भाई साहब मामलो डन तो चेक कर लेता। और भाई साहब जी बिंदु पर सर वो अवकलनीय हो सी ना बी बिंदु पर सर अवकलनीय तो सर नेसेसरी कंडीशन हाँ सर सी आर इक्वेशन को पक्का से क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। बताओ मेरे को यू कितना है भाई साहब यू सर 0 है। ठीक है भाई साहब u इसमें 0 फलन है भाई साहब यू एक्स को मोएगा है नहीं। v कितना है सर v है सर 2y। सर क्या करें यू एक्स यू वाई तो क्यों ही निकालें सर क्योंकि सर पता है ना सर
क्योंकि सर है ही नहीं तो बेचारों का जीरो जीरो। सर वी एक्स एक्स का फंक्शन नहीं है तो आ गया सर जीरो। और वी वाई आ गया सर कितना, कितना आ गया भाई साहब, वी वाई आ गया, वी वाई आ गया भाई साहब। ठीक है सर। क्या होता है सर सी आर इक्वेशन, यू एक्स किसके बराबर होना चाहिए, वी वाई के। ना, ना साहब, यू एक्स किसके बराबर होना चाहिए, वी वाई की। जीरो दो के बराबर कुन्नी हुए। सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कौन करियो भाई साहब, थारे ग्रेड सेकंड में कोई विद्यार्थी गए, थारे नहीं कोई जखो पटवाड़ो को न्या, जखो मतलब ये मजा लिया ही, जखो एकदम यहाँ हर जिंदगी का मान जको रस आ रहे भी रस को आनंद उठाए, वो त्याग कौन करे। यदि त्याग नहीं किया है, यदि त्याग ही नहीं किया है, त्याग तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि सर सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करे किसी भी बिंदु पर, तो अवकलन कहीं से होगा, कहीं से अवकलन को नहीं हुआ है, विश्लेषक को नहीं हो भाई साहब। ना, ना जी, ना जी, ओहो ठीक है साहब, डन माम, आगे बढ़ो। एक और लियो सुंदर सो फंक्शन। ओहो क्या माइडो भाई जी तुम, फर्स्ट ग्रेड 2011, ओहो इससा प्रश्न पूछा जाता है, इससा तो मैं आप पता हो रहा है। ठीक है कर देगा सर, बार कर दें, जेड जेड बार है। ठीक है सर, क्या को बार हम पूछे, नो वियर एनालिटिक, सुंदर सुंदर नाम है। भाई साहब एनालिटिक एट पॉइंट जीरो, एनालिटिक जेड बराबर वन प्लस आयोटा, एवरीवेयर एनालिटिक, ओहो एवरीवेयर। ले साहब डब्ल्यू बराबर है जेड इंटू जेड बार, जेड बार के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करने पर जेड आ रहा है, केवल और केवल जीरो पर जीरो आ रहा है। दिया गया फलन केवल और केवल जीरो पर क्या होगा, अवकलन ही होगा सिर्फ, और जब जीरो पर केवल और केवल जीरो पे अवकलन होगा, सुनना ध्यान से, ये आपका आ गया जीरो, इसी पे अवकलन ही है। तो सर एनालिटिक यानी विश्लेषक का तो सवाल ही नहीं उठता सर, क्योंकि केवल एक बिंदु पर अवकलन ही है। कोई भी कितना भी कम रेडियस का आप लोग सर्कल बनाओ, इसमें अनकाउंटेबल इतने अनंत बिंदु आ जाएंगे जहां ये अवकलन होगा ही नहीं। नहीं होगा तो भाई साहब एनालिटिक की परिभाषा वो डिस्कार्ड करे, वो भी चीज में मान रही को नहीं है। चला एनालिटिक कहीं है उसके, नो वियर एनालिटिक, एनालिटिक एट पॉइंट जीरो हटा भाई साहब, एनालिटिक ना साहब, एवरीवेयर ना साहब, नो वियर एनालिटिक कहीं भी विश्लेषक नहीं होगा। विद्यार्थी गणों, कई विद्यार्थियों के डाउट है इस वाले क्वेश्चन में कि सर सच में सर नो वेयर एनालिटिक होगा, जी हाँ, किसी भी बिंदु पर यह विश्लेषक नहीं होगा, केवल और केवल एक बिंदु पर अवकलन ही होगा, और वो भी कौन सा पॉइंट है, जीरो। और विश्लेषक की मैंने बहुत प्यारी और सुंदर परिभाषा आपको बताई थी कि बेटा जिस बिंदु पर आपको विश्लेषण करना है उसका एटलीस्ट एक नेबरहुड ऐसा मिलेगा, उस नेबरहुड में आने वाले अनंत बिंदुओं पर उसको अवकलनीय होना पड़ेगा। और वैसे भी मैंने एक आवश्यक कंडीशन बताई थी कि भाई साहब कोई भी फलन यदि किसी भी बिंदु पर विश्लेषक है, उसको अनंत बिंदुओं पर अवकलन ही होना पड़ेगा। यहाँ तो केवल और केवल एक बिंदु आ रहे हैं, आपको ये चीजें करनी ही नहीं चाहिए, इसे सोल्व करना ही नहीं चाहिए, आपको धड़ाक से नो वेयर एनालिटिक पे क्लिक कर देना चाहिए था। आर एन स्टाइल डन सर मामला, अब समझ में आ गया सर, आगे बढ़ो। एक और सुंदर सा ग्रेड फेस्ट 2014, वह विश्लेषक फलन जिसका वास्तविक है, वाह यार वो तो यू दे रहा क्या बड़ा, ठीक है साहब वो दे रहा क्यों यू, आजा भाई, e की पावर x कोस y में आकर है आर एन स्टाइल, आ करियो सर मैं यू वाई करियो सर, e की पावर x मार्कन आयो माइनस साइन y। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक तो माइनस चिन्ह को ख्याल रखूंगा, नहीं मैं, अरे यार मिस्टेक में फंस जाऊंगा, अरे यार कोई भी, अरे यार मिस्टेक में फंसे बिको चयन थोड़ा मुश्किल है तो मैं कौन फंसना चाह, मैं लेगा ऑप्शन हूँ भाई साहब वी, और मैं फाइंड आउट करेंगे देखो वी एक्स, और मैं लगाते समय पहले माइनस साइन, और मैं लगाते समय सुंदर सो ब्रैकेट। यदि यह मान ली चीज जिस ऑप्शन के बराबर नहीं आ रही है, सबसे पहले मेहमान डिस्कार्ड करेगा, मेहमान सेलेक्ट कौन करा, मैं सेलेक्ट की कोई प्रोसेस अपना रहे गुनिया, मैं सिर्फ डिस्कार्ड कर रहा है, तो अपन लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसको डिस्कार्ड करेंगे। अच्छा, साथ में देखो इसने क्या दिया, इसने इस बार वी ने देखकर पूरा फंक्शन ही दे दिया, एफ ऑफ जेड बराबर वो फंक्शन ही दे दिया, मैंने ये तो ऑप्शन देखा ही नहीं, तो सबसे पहले आपने एफ ऑफ जेड दे रखा है, और ये एक के पावर एक्स कोस वाई है, तो ये तो बहुत सिंपल चीज दे रखी है सर, कैसे, हमें पता है पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है e की पावर जेड, हमें पता है सर e की पावर जेड होता है e की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये आ जाएगा e की पावर एक्स इंटू e की पावर आयोटा वाई, होता है कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, डन मामला। तो सर e की पावर एक्स कोस वाई यू है, तो सर v ऑटोमेटिक हो जाएगा e की पावर एक्स साइन वाई।
की पावर एक्स साइन वाई, तो ए की पावर जेड इसमें फंक्शन हो जाएगा। कैसे पहचाना? क्योंकि सर ए की पावर जेड में तो होता है ए की पावर एक्स कोस वाई, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल था, मैंने ऑप्शन की तरफ ध्यान दिया नहीं। ठीक है, मामला वैसे भी सेट है। और इस टाइप का यदि कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा ना, तो एक सुंदर सी स्टाइल बताने वाला हूँ, हो सकता है आगे अपने वाली लिस्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन हो, आगे कोई अपने वाली जो क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें आपको केवल यू गिवन है और वी आप फाइंड आउट करना है, आपसे वो केवल एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करवाएगा। तब देखना मैं आपके साथ हूँ उस टाइम। ये तो बहुत आसान, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा। ठीक है सर, आ जाओ भाई साहब, ये देखो और बढ़िया क्वेश्चन आ गया। सर एफ ऑफ जेड, रुक रहे यहाँ पे, एफ ऑफ जेड वन अपॉन जेड निम्न में किन बिंदुओं पर विश्लेषक है? भाई साहब विश्लेषक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? विश्लेषक की। किसकी बात कर रहे हैं? विश्लेषक की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, विश्लेषक यानी एनालिटिक फंक्शन। किसकी बात कर रहे हैं? एनालिटिक फंक्शन की। एनालिटिक फंक्शन की निम्न में ने किन बिंदुओं पर विश्लेषक है? z बराबर 0 पर ना, गलत बात। z बराबर 0 पर क्यों नहीं है? सबसे पहले आपने फंक्शंस को पढ़ा, आरएन स्टाइल आपने सोचा ये वाला फंक्शन सर हमारी वाली लिस्ट में है सर, 9 नंबर का फंक्शन, ऊपर भी सर पोलिनोमियल 0 डिग्री का, नीचे भी सर पोलिनोमियल। खास बात सर इसकी ये कि सर ये है ना, है क्या आगे जगह? जगह नहीं। खास बात इसकी ये है भाई साहब, खास बात इसकी ये है कि सर 1/z, 1/z, बस इतना सा है कि सर नीचे वाला फंक्शन कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बाकी सर आएगा तब सर आप एनालिटी की बात करें, आप एनालिटी को छोड़ो सर, आप होलोमोर्फी को भी छोड़ो सर, आप डायरेक्ट इंटायर बोल दो, मुझे नहीं लगता इंटायर से बड़ी कोई कॉन्सेप्ट होगी। मतलब इस वाली सीक्वेंस में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एनालिटिक, होलोमॉर्फिक एंड एंटायर फंक्शन। तो z बराबर 0 पर, यानी z इसके वैसे भी 0 इसके डोमेन में नहीं है, तो सर ये 1/z अपने प्रांत में, अपने डोमेन में ओपन एंड कनेक्टेड, यानी डोमेन इसका ओपन एंड कनेक्टेड है, उसमें सर ये एंटायर फंक्शन है। धन मामला ये बोल रहा भाई साहब z बराबर 0 पर विश्लेषक, तो सर z बराबर 0 पर विश्लेषक नहीं हो सकता सर, लिस्ट याद है सर। ठीक है भाई साहब, गलत बात। z बराबर 0 के अतिरिक्त सर्वत्र, सर सही बात है, सर्वत्र। ठीक है, उसके बाद में बोल रहे हैं, उसके बाद में क्या कि जेड जेड उसके इसका तीसरा ऑप्शन क्या भाई साहब? तीसरा ऑप्शन थोड़ा हट गया है। और कहीं भी नहीं, एक बोल रहा है कि भाई साहब कहीं भी नहीं है, और इसका कोई ऐसा मान लो कि अच्छा ये बोल रहा है कि सर्वत्र, यानी सर्वत्र का मतलब है कि इसमें जेड बराबर 0 भी इंक्लूड हो गया है। ये थोड़ा सा ऑप्शन कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है, लिखने में कहीं ना कहीं मिस्टेक भी है, लेकिन सबसे सुटेबल ये वाला इस पे सेट हो रहा है कि जेड बराबर 0 के अतिरिक्त ये सर्वत्र क्या है? विश्लेषक है। यहाँ ये ऑप्शन देख लेना, कहाँ आया हुआ है ये क्वेश्चन, देख लेना कहीं आया हुआ है तो, या फिर खुद से बनाया तो देख लेना, आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा। थोड़ा इसमें मैं इंप्रूव कर दूंगा इस वाले एग्जाम में, इस वाले ऑप्शन में। बाकी बढ़िया क्वेश्चन है और आएगा, 100% आने की इसकी संभावना है। ठीक है, आगे बढ़े। निम्न में कौन सा प्रसमाधि यानी हार्मोनिक फलन नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, नहीं है भाई साहब, ये बोला इसने नहीं है। कई विद्यार्थी प्रसमाधि फलन है ऐसा करके इसको सोल्व कर देंगे, तो अरे यार वाली मिस्टेक में फंस जाएंगे, ध्यान रखना नहीं है। सबसे पहले वाला ऑप्शन देखते हैं, पहले वाला ऑप्शन देखते हैं, इसमें पहले वाला ऑप्शन क्या है भाई साहब? u बराबर गिवन है में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन? सर जो लाप्लास इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। एक्स और वाई का फंक्शन है तो डबल डेरिवेटिव विद पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डबल डेरिवेटिव, यानी कौन सा? पार्शियल प्लस वाई है बराबर में सर 0 होना चाहिए। यू मेरे पास इतना है सर, एक्स किया सर, एक्स आया सर 2x, सर यू डबल एक्स किया सर आया 2, सर यू वाई किया सर आया 2y, यू डबल वाई किया सर आया 2, 2 + 2 मार्कन करे 0 कुनी हुए, हार्मोनिक फंक्शन कुन्या नहीं है के बारे में पूछे तू है। डन मामला, ठीक, आओ आओ। सब सबसे शानदार क्वेश्चन मुझे लगता है अब तक मैंने जितने क्वेश्चन करवाए हैं, जो क्वेश्चन आरपी से ने पूछे उनका कहीं ना कहीं लेवल बहुत कमजोर था अपने वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। आप देखते हैं भाई साहब ये वाला क्वेश्चन शानदार है, समझने वाला क्वेश्चन। सर एफ ऑफ जेड, ये वो क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम के लिए तैयार है। मैं कुछ क्वेश्चंस वो लेकर आया हूं जो आगामी वाली एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाओ, पेपर में आपको हूबहू देखने को मिल सकते हैं। फिर बोलोगे सर
RNM एकेडमी के सर प्लेटफॉर्म से डिट्टो पेपर आगू कदे यह हो जाए एफ ऑफ जेड बराबर 1 की पावर 1 अपॉन 1 माइनस जेड और सर भाई साहब ठीक है आगे है -1 यानी आ 1 की पावर और भाई साहब ओ एक लीनियर कॉम्बिनेशन में माइनस लगा के 1 लिख रहे पावर अलग चीज दिया गया फलन मोड जेड लेस देन 1 में परिभाषित है भाई साहब सिर्फ और सिर्फ ये बोल रहे हैं कि वो जो मार्कन फलन है एक वो जो प्रांत है वो है मोड जेड लेस देन 1 और विद्यार्थी गणों कॉम्प्लेक्स में जेड माइनस जेड नोट बराबर आर है कि कोई भी तारकन चीज दिख जा तो वो भाई साहब एक सुंदर सु वर्त है के है सर्कल है सर उसका सर सेंटर है जेड नोट और बिगी प्यारी सी रेडियस है आर यानी वर्त है तो सर मान खड़े भी हुए दिख रहे एक सर सेंटर है इको 0 इको सेंटर है 0 और की रेडियस कितनी है 1 और भाई साहब ओके है एक ओपन डिस्क है पहले पहले की बात करें तो भाई साहब को यहाँ बने ठीक है सर को यहाँ बन सी सर एक बार ये बाउंड्री वाला पॉइंट ऐसे कि यो यदि बराबर 1 कर दे तो जरूर तो एक बाउंड्री का पॉइंट आता लेकिन वो लेस देन 1 कर रहे हैं यानी 1 से एकदम छोटा छोटी चीज तो भाई साहब 1 से जो भी इसके अंदर छोटी छोटी चीज है वो सारी आ जाएंगी तो सर ये सारे पॉइंट आ जाएंगे सर बाउंड्री का टच को नहीं उड़ा रहे ध्यान रखिए ठीक है सर ये वाले पॉइंट इसमें सर इसने परिभाषित कर रखा है ठीक है साहब ठीक है एक मान करवा दें परिभाषित ही नहीं करवा दें देखो टच हो गलत बात ना भाई टच को नहीं हो इम एक परिभाषित है ठीक है सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में आपके सामने कोई भी फंक्शन आ रहा है उस साइड में आपके ओमार सीट ने अपनी वाली एक सुंदर सी लिस्ट रखी हुई है दोबारा बोलो सर पोलिनोमियल साइन जेड कोस जेड e की पावर जेड लीनियर कॉम्बिनेशन मल्टीप्लिकेशन e की पावर समथिंग समथिंग अपॉन e की पावर समथिंग समथिंग बटे में समथिंग बस थारे भी ये चीज याद होनी से पा देखो ते मजो सर ओ फंक्शन आपने लिस्ट में सोएगी हाँ सर लीनियर कॉम्बिनेशन ठीक है सर एक की पावर सर समथिंग आना चाहिए है सर एक की पावर समथिंग लेकिन सर समथिंग अपॉन समथिंग आए तो सर नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए देख लेते हैं भाई साहब कहाँ जीरो हो रहा है ये हो रहा है जेड बराबर 1 पे जीरो लेकिन सर प्रांत में तो जेड बराबर 1 है ही नहीं नहीं है ना बेटा तो फिर कोई तकलीफ नहीं है हमारे क्योंकि सर जेड मोड जेड लेस देन 1 दे रखा है इसका मतलब ये फंक्शन अब हमारी वाली लिस्ट में से है। क्या फायदा हुआ सर क्या बता रहे हो सर मैं तो पहली बार देख रहा हूँ आपका वीडियो ये लिस्ट कौन सी लिस्ट है सर आरपीसी को सेंड कर रखी है ना बेटा आरपीसी ने कौन करेगी अपने से की लिस्ट है आप हाँ पहले ही बनवा दी थारे तो ये सिंगुलरिटी नाम को रेजिड्यू नाम को टॉपिक चल गुनिया वो चला असिस्टेंट प्रोफेसर अलग मान अदरवाइज आ लिस्ट और भी ज्यादा बेट रोमांटिक हो जाती बहुत शानदार हो जाती हमें अलग फीलिंग आती कि यार वास्तव में बढ़िया लिस्ट है हर एक चीज को फटाफट से के दे रही आंसर दे रही अब यदि भी लिस्ट तो पढ़ाकर आ रही है तो आप अब के लिए ग्रेड सेकंड और फर्स्ट वाला विद्यार्थी बताऊंगा अपनी लिस्ट आने के लिए प्रांत में जो भी पॉइंट आ रहे बी पॉइंट पर लिमिट को एग्जिस्ट है बी पॉइंट पर सर कंटिन्यूअस है प्रत्येक पॉइंट पर सर अवकलनीय है ठीक है इतनी बात सर एनालिटिक भी है होलोमोर्फिक भी है और सर इंटायर भी है बेटा विश्लेषक भी है और इंटायर मतलब इंटायर है ठीक है जी देखते हैं अब आ जाओ 1 बाई 1 यह होलोमोर्फिक होगा जरूर भाई साहब मान लिस्ट आ रही तेरे को तकलीफ को नहीं क्योंकि तेरा डोमेन है वो अब तू बहुत छोटो कर जेड बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं ना गलत बात गलत ठीक है जेड बराबर 0 पर सतत नहीं ना साहब गलत बात जेड बराबर 0 पर विश्लेषक नहीं साहब गलत बात क्यों उठायो कि आप पेन आप सोल्व करियो कि ये प्रश्न कुन करियो ना आपड़े काम आई कॉन्सेप्ट आपड़े काम आई सुंदर सुंदर डेफिनेशन आपड़े काम आई आरएन स्टाइल ठीक है मामलो डर आगे बढ़ो और देखो निम्न में से सत्य कथन है भाई साहब करेक्ट की बात कर रहे हैं आराम से ठीक है पहला ऑप्शन है प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है सही बात है भाई साहब ये थारे लिए अब जो अवकलनीय है ये कंटिन्यूटी के लिए सफिशिएंट कंडीशन बन गई प्रत्येक अवकलनीय फलन केवल कुछ विशेष बिंदुओं पर सतत होता है गलत बात यदि कोई भी फंक्शन है वो प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो ऑटोमेटिक प्रत्येक बिंदु पर वो सतत होना पड़सी क्योंकि सतत के लिए अवकलनीयता नेसेसरी और सफिशिएंट और मोर सफिशिएंट कंडीशन है बेटा बात समझ में आ गई यदि किसी विद्यार्थी का ग्रेड फर्स्ट यानी राजपत्रित अधिकारी बनता है और बनने के बाद में कोई जाता उसके पास और बोलता है यार तेरे जको पहलो पेपर जीके जको आपकी बार बहुत टफ हो
और सागे गणित आलू बात दोनों तेरे 40% बने कि वो खबर है बावड़ा मेरे 40% बने ही हाँ तो मेरे लिए एक आवश्यक शर्त थी जना ही तो मैं राजपत्रित अधिकारी बने हूँ तेरे 40% की लाग रही मेरे बने ही मैथ के मान तो 65-70% और बिम सिर्फ मेरे 42 और 43% ही बढ़िया मैं 40% के एकदम टच में हूँ जना मेरा सिलेक्शन हो ठीक है मामलो डन प्रत्येक सतत बिंदु अवकलनीय होता है ना साफ सभी को सुन सो एग्जाम्पल कोई हो हाँ सर समझ में आ गया सर वो तो बड़ो काम आवे तो थे भी इन काउंटर एग्जाम्पल के तौर पर इन्हें याद रख नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी बहुत शानदार क्वेश्चन है मन लगा ग्रेड सेकंड वाइड सो दिखे ठीक है एफ ऑफ जेड बराबर जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस टू के सभी मानों के लिए सतत है भाई साहब जब भी मेरे कन कोई फलन आ रहे मेरे माइंड में सिर्फ एक ही क्लिक हो रही है चीज सिर्फ और सिर्फ मन दिखनी है लिस्ट यदि मारो फंक्शन यदि मारो कोई भी फलन वो मारी लिस्ट यानी सुंदर लिस्ट मुझे आ रहे मारे कोई टेंशन ही को नहीं चाहिए बहुगणित की बात करे चाहे सतत की बात करे होलोमोर्फिक एंटायर एंड सोन सिंगुलरिटी रेसिड्यू सर ऐड को दो एक नाम था सिलेबस में कोने ठीक है इनकी बात करें मैं ये फंक्शन है एक बार पोस्ट मार कर से मारो उसको ऊपर फंक्शन है वो पोलिनोमियल है निचलो भी पोलिनोमियल है और नोवा नंबर फंक्शन के बराबर है बीम कंडीशन ये सर समथिंग अपॉन समथिंग नीचे वाला क्या जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए अपने नीचे क्या है इसमें इसमें देख रहे हैं जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस टू आओ साहब जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस टू आपा कर बराबर जीरो मार्कर जैसे जेड की वैल्यू आ रही है एक तो वन एक आ रही है भाई साहब देखो वन पर वन टू थ्री टू आ रहा है फोर प्लस फोर फोर प्लस टू सिक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो तो जेड बराबर वन ए दो पॉइंट आ रहे हैं यानी सर ए दो पॉइंट दिए गए फंक्शन में उस फंक्शन को सिर्फ एक और दो सिर्फ केवल और केवल दो बिंदुओं को तकलीफ हो सकती है तकलीफ कैसी सर तकलीफ ऐसी हो सकती है इन दो पॉइंटों पे लिमिट पर प्रभाव पड़ेगा कंटिन्यूटी पर प्रभाव पड़ेगा डिफरेंशियबिलिटी पर होलोमोर्फिक पर और आ दो पॉइंट पर न भी की लिमिट एग्जिस्ट करे न कंटिन्यूअस होगा ऑटोमेटिक डिफरेंशिएबल कहां से होगा एनालिटिक नहीं हो सकता होलोमोर्फिक नहीं हो सकता तो फिर एंटायर तो ये नहीं होगा लेकिन अपने प्रांत में होगा सर उनका प्रांत प्रांत उसका ये हो जाएगा सी उस फंक्शन का प्रांत ये हो जाएगा सी में से आप हटा दो एक और दो बस ठीक है उसके बाद में वो एंटायर है क्योंकि अपने वाली लिस्ट में आ गए ठीक है भाई साहब बात करा एक और दो पॉइंट पे वो क्या नहीं होगा सतत नहीं होगा उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी मेरे विद्यार्थी गणों अवकलनीय नहीं होगा बाकी सारे बिंदुओं पर अवकलनीय होगा सारे बिंदुओं पर वो एनालिटिक होगा चलो सर क्या आओ आओ भाई साहब मोड जेड बराबर टू के अंदर विद्यार्थी गणों मोड जेड यानी ओ ए को एक सुन देखो सबसे पहले तो ना मैथ्स को क्या है यार कि है ना पढ़ना आना चाहिए पढ़ना सर हर कोई जानता है आप भी पढ़ सकते हो मोड जेड बराबर टू बट इसको पढ़ना नहीं करते हैं मैथ में मोड जेड बराबर टू जैसे ही पढ़ा आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि भाई साहब वो एक है वो सुंदर सो वर्त है जगह को सेंटर 0,0 है रेडियस विकेट 2 है आ है चीज पढ़वानी ओ एक है को सेम वर्त है ओ एक है को भाई साहब सर्कल है जगह को जो सेंटर है वो 1,0 है ठीक है रेडियस है 2 वो यहाँ बना को भाई साहब is a 1,2 एक रेडियस है 2 इसे हम लेके 1 अड़िया को 2 और 3 इसे 3 तक जागो भाई साहब 3,0 तक 18 माइनस 1,0 तो भाई साहब ये અહીંયા બનશે वो देखो भाई इसो सर्कल बने वो यहाँ को सर्कल है वो मोड जेड बराबर 2 के बाहर की बात करा किसके लिए सतत है ठीक है ये कौन से पॉइंट पे सतत नहीं है सर देखते ही पता चल गया कि 1,2 पॉइंट पे सतत नहीं ये बोल रहा है मोड जेड बराबर 2 के अंदर आओ आर एन स्टाइल में मोड जेड बराबर 2 के अंदर का नाम लिया सर वन इसके अंदर आ गया वन पे सतत नहीं है सर मोड जेड बराबर वन के बाहर बेटा इसमें टू आ गया इसके बाहर टू आ गया ना टू पे ये सतत नहीं डिस्कार्ड कर दो ये मोड जेड माइनस वन बराबर टू के अंदर जैसे इसने अंदर की बात की इसके अंदर ये पॉइंट वन आ गया वन पे ये सतत नहीं है क्यों आयो मतलब ठीक है आगे बढ़ो ठीक है भाई साहब ये एक और सुंदर सा उसके बाद देखते हैं उसके बाद में कोई नहीं है आप इस वाले क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना आप इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर पक्का से बताना अब हमारे सिर्फ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अब मैं आपको कुछ काम की चीज बता देता हूँ अब हमारे लिए आप कुछ काम की चीज बता देता हूँ अब कुछ काम की चीज आओ भाई साहब क्या इंपॉर्टेंट चीज बता अब सर ग्रेड सेकंड वाले विद्यार्थियों के लिए
एक टॉपिक और बहुत आसान, जिसमें हर बार 2 क्वेश्चन आने की 100% संभावना। सर आसान है सच में, सर लड्डू बढ़ते हैं उस वाले टॉपिक में। उस टॉपिक का नाम है विद्यार्थी गणों, अध्यापकों, उस टॉपिक का नाम है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सर ये तो सिलेबस में नाम है ही नहीं बेटा, आपके सिलेबस में नाम लिख रखा है कन्फॉर्मल मैपिंग। क्या नाम लिख रखा है? कन्फॉर्मल मैपिंग। आज तो बस इसी की चर्चा करेंगे अपन लोग, कन्फॉर्मल मैपिंग। तो सर इसमें क्या कन्फॉर्मल मैपिंग वाले टॉपिक में सिर्फ कन्फॉर्मल मैपिंग को ही पढ़ा जाए या सिर्फ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन? एक्चुअली में क्या है कि वैसे टॉपिक कन्फॉर्मल मैपिंग दे रखा है, तो आपको वैसे देखा जाए तो कन्फॉर्मल मैपिंग और आइसोगोनल मैपिंग ही पढ़नी चाहिए। लेकिन जेपीएस वाले बुक में यूनिट का नाम ही क्या दे रखा है? कन्फॉर्मल मैपिंग दे रखा है। तो इसके हिसाब से आपको कन्फॉर्मल मैपिंग, आइसोगोनल और कुछ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, वो आप लोगों को सीख लेना चाहिए। प्यार से उसे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है, तो उस चीजों को सीख लेना चाहिए आप। क्या सर सच में वो टॉपिक आसान है? हमने सर हमारे वाले नोट्स में, आपने जिन भी संस्थान में पढ़े हैं उन वाले सर नोट्स में, या फिर सर हमने जो टोंक फाटक से सर जो नोट्स खरीदे उनमें सर इतने इतने बड़े आंसर, इतने इतने लंबे दे रखे हैं सर, जेड जेड बार, डब्लू डब्लू बार, नहीं आया सर समझ में। सच बता रहा हूं, एक वीडियो यानी सिर्फ और सिर्फ लास्ट 1.5 घंटे, 1.5 घंटे या फिर मैक्सिमम 2 घंटे का एक वीडियो मेरा देख लेना। मैं ज्यादा तो दावा नहीं कर सकता, लेकिन ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का विद्यार्थी आने वाले इस वाले टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन में फंसेगा नहीं। मैं जैसे ये टॉपिक करवा दूंगा उसके बाद में आपके सामने जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मैं जितने भी पीवाईक्यू है और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे करवाऊंगा। और सच बता रहा हूँ 1.5 मिनट से ज्यादा क्यों अपन लोग टाइम लेंगे नहीं, और 100% एक्यूरेसी के साथ में मैं आपके साथ बाइलिनियर टॉपिक्स ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला हूं। मुझे उम्मीद है कि अगले वाले वीडियो के लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार करेंगे। तब तक आप कड़ी मेहनत, लगन और बिना किसी घबराहट और एक बिग कॉन्फिडेंस के साथ में आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।